जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये आज हम आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। हम आपके लिए 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिसमें हम आपका संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो आपको इन 21 प्रैक्टिस सेट को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिएगा। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और आप सही करके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? पुरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण या फिर मध्य पाषाण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो बात जब होगी पाषाण युग की, तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो कौन सा नहीं होगा? तो ताम्र पाषाण नहीं होगा क्या? तो ताम्र पाषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या फिर महावीर को? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। किसे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभनाथ। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जरूर याद रखेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहां स्थित है? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहां स्थित है? वाराणसी, चंपारण, पटना या फिर इलाहाबाद? तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ की बात करेंगे तो ये चंपारण में स्थित है। कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। अगला है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहां पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? हर्षवर्धन की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए, सही उत्तर कन्नौज होगा क्या? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहां पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। अगला है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक आपको पूछा गया है। इन सबकी रचनाएं जितने भी ऑप्शन में दिया हुआ है आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा। तो हर्षचरित का लेखक की बात होगी तो हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन? तो बाणभट्ट राइट आंसर होगा। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। बात करेंगे कि हर्षचरित की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो बाणभट्ट हो गया। बाणभट्ट किसके लेखक है? तो हर्षचरित की। और बात करेंगे तो कादंबरी हो जाएगा। कादंबरी के भी लेखक कौन है? तो याद रखेंगे बाणभट्ट हो जाएंगे। कौन? तो बाणभट्ट। बात करें कालिदास की रचनाओं की, किसकी? तो कालिदास की। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। तो ये सब रचनाएं जो हैं ये कालिदास की है। पाणिनि की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। क्या है? तो पाणिनि की याद रखेंगे अष्टाध्यायी। कल्हड़ की बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी हो जाएगा। क्या? तो कल्हड़ की जो रचना है ये राजतरंगिणी है। तो जरूर याद रखेंगे। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? बेंगलुरु, तंजावुर, चेन्नई या फिर कोचीन में? तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहां पर? तो तमिलनाडु के तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर। जरूर याद रखेंगे। बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। किसने? तो चोल शासक राजराज प्रथम के कार्यकाल में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहां पर है? तो तमिलनाडु तंजावुर में। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करना है। अगला है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद गौरी? तो किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद, जमान, जलालुद्दीन या फिर अबुल फत? तो शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था?
राइट आंसर इसका होने वाला है क्या, तो फरीद हो जाएगा। क्या, तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था ये क्या था, तो क्या हो जाएगा, तो फरीद होगा। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या था, तो फरीद था। इनके पिता थे हसन खां, जौनपुर में एक छोटे जमींदार से थे, याद रखेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा फरीद। क्या, तो शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम फरीद था। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है, गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर या फिर नूरजहां। तो हुमायूंनामा पूछा गया है। हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने, तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। श्री गुरु हरिगोविंद जी, श्री गुरु हरिराय जी, श्री गुरु अर्जुन देव या फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां ने ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो सही उत्तर होगा सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा, तो अर्जुन देव हो जाएगा। क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी होगा। क्या, तो सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। अगला है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले सदस्य बने। 1893, 1892, 1891 या फिर 1896 में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले सदस्य बने, आपको बताना है। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो जरूर लाइक करें क्योंकि काफी मेहनत लगती है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जून, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपका जब एग्जाम आ जाएगा तो हम 60 नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है। पूछा गया है दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वह 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। क्या हो जाएगा, तो 1892 में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले भारतीय सदस्य बने, तो 1892 में। इनकी अगर पुस्तक आपसे पूछ लिया जाए तो पुस्तक कौन सी है दादा भाई नौरोजी की, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको किन नाम से जाना जाता है, तो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक प्रश्न पूछा ही जाना है तो याद रखेंगे पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक हो जाएगी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको किन नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो गलती नहीं करेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1892 होगा। क्या, तो 1892 हो जाएगा। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 का भारत का बात करेंगे पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जे हिक्की, वीजी तिलक, एनी बेसेंट। तो समाचार पत्र बंगाल गजट पूछा गया कब प्रकाशित हुआ था, तो 1780 में। इसका संस्थापक कौन थे पूछा गया है, तो संस्थापक थे इसके कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा। क्या, तो जे हिक्की जिसको आप कहते हैं, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हिक्की, जरूर याद रखेंगे। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1950, 1912, 1855, 1821 में संथाल विद्रोह पूछा गया है। बात जब होगी संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह शुरू हुआ था 1855 में। कब, तो 1855 में सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में। क्या कहता है, किसके नेतृत्व में, तो सिद्धू व कान्हू हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कौन, तो सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में, याद रखेंगे। तो सही उत्तर होगा 1855 में। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 1855 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, एवो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की बात होगी, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बताना है आपको कि सही उत्तर क्या होगा। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी, तो सही उत्तर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा WC बनर्जी। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करेंगे, सही उत्तर होगा WC बनर्जी। बात जब होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। कहां पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन एक्टवन ह्यूम के नेतृत्व में। यानी कि किसके नेतृत्व में? तो एवो ह्यूम जिसको आप कहते हैं, किसके नेतृत्व में? तो एवो ह्यूम हो जाएगा। अगला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहां पर हुई? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहां पर हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। बताना है आपको कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहां पर हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। कहां पर? तो वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो याद रखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फिरोजशाह कोटला मैदान होगा। क्या? तो फिरोजशाह कोटला मैदान। अगला है पूरे समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए? गांधी और SC बोस, गांधी और BR अम्बेडकर, गांधी और इरविन, गांधी और MS जिन्ना। तो पूरे समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो पूरे समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा किसने? तो 24 सितंबर 1932 को। कब? तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। कब? तो 1932 याद रखेंगे। पूना समझौता हुआ था। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर बताएंगे कि क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा बताना है आपको। तो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? जल्दी से कमेंट। आप लोग कमेंट नहीं करें, कमेंट में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, पूरे ध्यान से क्लास को देखिए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो संघ सूची, राज सूची और बात होगी जब कौन? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची की। तो संघ सूची और राज सूची और समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में है। 10वीं की बात करेंगे तो 10वीं में दल बदल है। क्या है? दास से 10 और दास से दल हो जाएगा। तो दल बदल 10वीं में है। 8वीं में क्या है? तो 8वीं में 22 भाषाएं हैं। क्या? तो 8वीं में 22 भाषाएं राजभाषा है। और 10वीं में क्या है? दल बदल। 12वीं में क्या है? तो शहरी स्थानीय सुशासन हो जाएगा। 12वीं में क्या है? तो शहरी स्थानीय सुशासन होगा। अगला है इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण या फिर देशीकरण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण। नागरिकता अधिनियम 1955। क्या? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की बात होगी तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। क्या 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 बताता है 5 शर्त में? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो 5 शर्त में जन्म, देशीकरण, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें संपत्ति अधिग्रहण नहीं दिया हुआ है। क्या? तो संपत्ति अधिग्रहण इसका शर्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो संपत्ति अधिग्रहण हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है? तो समान नागरिक संहिता आपको पता है अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 44 किसमें आता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो यह भाग 4 में है। तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करेंगे, निश्चित ही आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे और राज्यों के राज्यपाल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 164 के द्वारा। क्या? तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है 164 अनुच्छेद में है कि राज्यपाल करता है, जबकि राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। अगला है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा 2006। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? बताएंगे आपकी सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 78 होगा क्या? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 78। अगला है, संविधान बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? क्या पूछा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 65 वर्ष। कितना होगा? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम जो आयु है ये 65 वर्ष है। कितनी? तो 65 वर्ष राइट आंसर होगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि नीति आयोग बना कब? तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में। कब बना? तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में। तो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे कौन? तो नरेंद्र मोदी। आपको पता है जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। राइट आंसर क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगी? 243Y, 243S, 243I या फिर 243X? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 243I। क्या? तो 243I यहां पर सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, अनुच्छेद 343 हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी को। कब? तो 24 जनवरी यहां पर सही उत्तर होगा, जरूर याद रखेंगे। अगला है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। क्या? तो 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करना। क्या हो जाएगा? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, इसी को मानक समय माना गया। यह जो ग्रीनविच से है, ग्रीनविच से समय जिसका है 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा आगे। कितना? तो 5.5 घंटा इसका जो समय है कहां से गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी से। कहां से? तो इलाहाबाद के निकट नैनी से 82.5 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की जब बात होगी तो बताएंगे आपकी क्या है, बताना है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है क्या होगा? तो वह्रमंडल होगा। क्या? तो वह्रमंडल हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? अराल सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर कैस्पियन सागर? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मृत सागर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मृत सागर। 69वीं समांतर किसके बीच सीमा रेखा है? जो 69वीं समांतर रेखा है ये किस देश के बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जर्मनी, उससे और कनाडा या फिर भारत और पाकिस्तान? तो 69वीं की बात जब होगी कौन सी? तो 69वीं समांतर रेखा जो है ये किसके बीच में है? तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। किसमें? तो यूएसए और कनाडा के बीच में है
69वीं समांतर रेखा। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रिया। तो अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी है? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम या फिर उड़ीसा? तो सही उत्तर इसका होने वाला है पश्चिम बंगाल। क्या? तो पश्चिम बंगाल की सीमा किससे जुड़ी है? तो सिक्किम से जुड़ी है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप किसके सिरे पर स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या फिर पश्चिमी? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप किसके सिरे पर स्थित है? बात जब होगी तो दक्षिणी हो जाएगा। क्या? तो दक्षिणी राइट आंसर होगा। पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी है, तो कौन सी हो जाएगी? तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा ये कौन सी? तो विंध्याचल है। क्या? तो विंध्याचल होगा। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। अगला है धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर निर्मित होता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित किया गया है? तापी, महानदी, कावेरी या फिर नर्मदा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किस पर? तो धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा पर। किस पर? तो नर्मदा। अगला है महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और कहां की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी कहां पर है? आपको पता है कि उड़ीसा में है। कहां पर? तो उड़ीसा में। महानदी कहां पर है? तो उड़ीसा याद रखेंगे। सही उत्तर क्या होगा? तो उड़ीसा होगा। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है किसको? दामोदर नदी को। किसे? तो बंगाल का शोक कहा जाता है किसको? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। विहार, तो विहार का कोसी को कहा जाता है किसको? तो कोसी को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा कराता है? हिमाचल, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा करता है? सही उत्तर इसका होने वाला है केरल। क्या हो जाएगा? तो केरल होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपको पता है कई बार हमने बताया, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। कौन? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में है? तो खेतड़ी की बात होगी तो ये राजस्थान में है। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में है? तो खेतड़ी खदान की बात करेंगे तो यह राजस्थान में है। कहां पर है? तो प्रसिद्ध खेतड़ी खदान जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, जैव। तो सही उत्तर हो जाएगा थर्मल पावर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा थर्मल पावर। जरूर याद करेंगे। अगला है भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? 1877, 1875, 1879 या फिर 1881 में? तो पूर्ण पूछा गया है। भारत में पहली जनगणना अगर केवल पूछ लिया जाता तो 1872 में, जबकि पूर्ण पूछा गया है तो आप 1881 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो 1881 में किसके कार्यकाल में? तो रिफन की। और 1872 का तो मेयो याद रखेंगे। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा शहरीकृत राज्य है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो बताना है आपको कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बताएंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा शहरीकृत राज्य है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है क्या होगा। तो बताइए जल्दी से कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कमेंट करते रहें। आप लोग कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी ना करें। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कम जो होगा ये हिमाचल प्रदेश होगा और सबसे ज्यादा उड़ीसा हो जाएगा। कितना? तो 16.96% हो जाएगा। कौन? तो उड़ीसा लगाएंगे। सबसे कम अगर यहाँ पर होता तो हिमाचल लगाते, वैसे यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी आपको पता है कि वाराणसी में होती है। अगला है बात करेंगे निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है जिसको ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण होगा। क्या? तो भगवान कृष्ण राम की कहां पर? तो अयोध्या में है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो मुरादाबाद को। किसे? तो मुरादाबाद राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया था?
कौन सा शासनाधीश हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनाधीश के तहत संशोधन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 होगा। अगला है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर। क्या होगा? तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। अगला है दोस्तों, आधा सफर हम खत्म कर चुके हैं, आधा जो सफर है ये तय हो चुका है, अब बचे हैं 50 प्रश्न। तो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक निश्चित ही करना है। तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है? तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है? तो तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर है 5%। कितना है? तो 5% है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? कौन से प्रधानमंत्री? तो नरसिम्हा राव हो जाएंगे। कब? तो 1991 में। कब? तो सही उत्तर हो जाएगा कब? तो 1991 में। वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 लगाएंगे क्या? तो 1991 में क्या हुआ था? तो याद रखें क्या? तो वर्ष 1991 में वृहद आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए भारत ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी, जिसको आप एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित थी। इससे वास्तुकार तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। कौन? तो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कब लागू हुई? तो 1991 में। याद रखेंगे अर्थव्यवस्था के संकट से उबारने में इसने बहुत ही मदद किया था। अगला है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सऊदी अरब, ईरान, यमन या फिर इराक? तो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या हो जाएगा? तो सऊदी अरब होगा। एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन का क्या है? तो ओपेक जो है, ये ओपेक जो है पेट्रोलियम उत्पादन का संगठन है। इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? तो ऑस्ट्रिया में है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सऊदी अरब। क्या होगा? तो सऊदी अरब होगा। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। 2025 में शुरू की गई जीरो एफआईआर प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जीरो एफआईआर प्रणाली का जो प्राथमिक कार्य है क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदलना। क्या? तो साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदलना। आपको कमेंट करके बताना है कि साइबर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है। कमेंट कीजिए और बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महासचिव कहते हैं। अगला है, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या सुमंगला योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं? खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, ये सब खरीफ की फसल। जबकि गेहूं, चना कौन? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये सभी फसलें किसकी हैं? तो रबी की हैं। जबकि सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये किसकी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। अगला है, जायद की पूछा जाए तो खरबूजा, तरबूजा, मूंग हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम कॉनरेड इसका राइट आंसर होगा। नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में? तो नागी की जब बात होगी, नागी किस राज्य में है? तो नागी जो है बिहार में है। कहां पर है? तो बिहार में है। निम्नलिखित में से जयमंडल के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? बफर जोन, संक्रमण जोन, कोर जोन या फिर मैनिपुलेशन जोन? तो निम्नलिखित में से जयमंडल के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा कोर जोन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कोर जोन। अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है ये बिजली संयंत्र से होता है। किससे? तो बिजली संयंत्र से। सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता देश कौन सा है? सितंबर 2025 में आयोजित हुआ था हॉकी एशिया कप 2025 की जो विजेता कौन सी टीम हो जाएगी? तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्या होगा?
तो चीन विजेता थी। कौन? तो चीन होगा। निम्न से कौन एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? साइप्रस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सिंपल मेल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर तार? तो सही उत्तर इसका होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो जाएगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टू ब्लू, टू सैड, टू डेज बेस्ट थिंग, थ्रो बैक थर्सडे। तो सोशल मीडिया पर टीबीटी का जो अर्थ है ये थ्रो बैक थर्सडे हो जाएगा। क्या? तो थ्रो बैक थर्सडे होगा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो ग्रहों की बात करेंगे, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉनसन कैपलर ने। किसने? तो कैपलर होगा राइट आंसर। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? तो कैसे निकालेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना? तो 98 पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे आपको निकालना है, तो रटना तो है नहीं, कैसे निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कैसे। तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होने वाला है इसका 98.6 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो CY5 लिखेंगे। क्या? तो CY5 बराबर क्या हो जाएगा? तो F-32 बाई 9 कर देंगे। इस पर रख करके आप निकाल सकते हैं। यहां पर 37 लिखेंगे तो इस प्रकार आप इस सूत्र से जो है फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? तो अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने का कारण। क्या? तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने का कारण जो है अंतरिक्ष का रंग काला दिखता है। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। अगला है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? तो ठोस विलयन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन, स्वांगीकरण, आनुवंशिक लक्षणों के संरक्षण से पोषण से। तो गुणसूत्र की जब बात होगी तो गुणसूत्र जो है संबंधित है किससे? तो आनुवंशिक लक्षणों के संरक्षण से गुणसूत्र संबंधित है आनुवंशिक लक्षणों के संरक्षण से। अगला है मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 हो जाएगा। क्या? तो 7.4। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का अष्टभुज, वैगन, मूली या फिर दूध? तो सही उत्तर हो जाएगा अष्टभुज। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किया था रेमंड लेंडसन ने। किसने? तो रेमंड लेंडसन इसका राइट आंसर होगा। निम्न से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? कॉफी पाउडर, कपास, नायलॉन या फिर ऊन? तो निम्न से कौन सा जीव बात करेंगे निम्न से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या होगा? तो नायलॉन होगा। ट्विटर किसने स्थापित किया था? ट्विटर की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नोह अर्क, इवान विलियम्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इवान विलियम्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो इवान विलियम्स होगा। जीएनपी का क्या अर्थ है? जीएनपी का क्या अर्थ है? तो ग्रॉस नेशनल। क्या बताएंगे आप? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का अर्थ क्या हो जाएगा? जीएनपी का जो अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, जरूर याद रखेंगे। अगला है भारतीय मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? तो 15 भाषाएं होती है। कितनी? तो 15। दोनों तरफ की अगर मिला लें तो 17 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आप लगाएंगे भारतीय मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो 15 होगा। कितनी? तो सही उत्तर इसका 15 हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया? भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1927 में। कब? तो 1927 राइट आंसर होगा। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1951। क्या? 1921 से 1951 हो जाएगा सही उत्तर। अगला है केंद्रीय बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है?
तो ये हो जाएगा राइट आंसर किस शहर में, तो लखनऊ में। कहां पर, तो लखनऊ से उत्तर होगा। वैश्विक आतंकवादी विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस गठन को जिम्मेदार माना जाता है, इंटरपोल, विश्व बैंक, नाटो या फिर यूएनसीटी हो जाएगा राइट आंसर क्या, तो यूएनसीटी होगा। अगला है नाग एक है, तो नाग एक क्या है, नाग एक क्या है, तो नाग जो है एक क्या है, तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है क्या, तो एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा नाग। अगला है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी आपसे पूछा गया है, तजाकिस्तान की राजधानी आपको बताना है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है क्या है, तो तजाकिस्तान की राजधानी जो है ये दुशांबे हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। और बात होगी ताइवान ताइवान की राजधानी ताइपे है, ताइवान की ताइपे है। थाईलैंड की बैंकॉक है, थाईलैंड की बैंकॉक है। और पेरू की क्या है, पेरू की लीमा है क्या, तो पेरू की लीमा। जबकि यहां पर तजाकिस्तान पूछा गया है तो तजाकिस्तान की क्या है, तो दुशांबे है। अगला है 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व रेडियो दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। क्या, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इस वर्ष की थीम रही क्या, तो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, नियॉन लैंप का आविष्कार किया था जॉर्जस क्लाउड ने। किसने, तो जॉर्जस क्लाउड सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसने लिखा है, तो मारियो पूजो ने। किसने, तो मारियो पूजो राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है, मारियो पूजो। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ कब, तो 23 जून 1894 को। कब, तो 23 जून 1894 को क्या हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ 23 जून 1894 को, याद रखेंगे। अगला है कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चय समावधि में समान विषय का अध्ययन करता है, प्रयोगात्मक, सह संबंधित या फिर अंतःवर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। कमेंट में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, कमेंट जरूर करते रहना है। सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य, जरूर याद करेंगे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई, किस वर्ष शुरू की गई, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको आप SJSRY कहेंगे, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है, सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है नरौड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो बुलंदशहर में है। नरौड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो किस जिले में है, तो ये है बुलंदशहर में। नरौड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी पहली इकाई 1 जनवरी, कब, तो 1 जनवरी 1991 में। कब, तो 1 जनवरी 1991 में। कब, तो 1 जनवरी 1991 को कमीशन की गई। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 440 मेगावाट है। कितनी है, तो 440 मेगावाट है, याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है, सिमेरिक सिटी किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है, तो सिमेरिक सिटी कहा जाता है किसको, तो याद रखेंगे खुर्जा को। किसे, तो सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा। अगला है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला किसको मिला, बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो शिल्पा राव को। किसे, तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्पा राव। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा, सही उत्तर हो जाएगा भारत करेगा। कौन सा देश, तो राइट आंसर होगा भारत। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी,
तो कितना हो जाएगा 69,725 करोड़। कितना? तो 69,725 करोड़। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंग उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो मूंग उत्पाद की बात करेंगे तो अमेठी सुल्तानपुर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों। अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ 2020 में। कब? तो मार्च 2020 हो जाएगा। क्या होगा? तो बात जब होगी तो मार्च 2020। अगला है आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि कितनी है? तो 20 लाख करोड़। कितनी? तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि 20 लाख करोड़ है। दोस्तों 100 प्रश्न थे तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा। कितने प्रश्न आपसे सही हुए जरूर कमेंट करके बताएं। एक बात याद रखिएगा, हम इसी प्रकार से आज ये पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है, 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाने वाले हैं जिसमें हम आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो इन प्रैक्टिस सेट को पूरे ध्यान से आपको देखना है, विश्वास रखिएगा। अगर आप इन 21 प्रैक्टिस सेट के प्रश्न को याद कर ले, कितने प्रश्न हो जाएंगे? तो 21 हो जाएंगे। अगर याद करते हैं, विश्वास रखिएगा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।